तो डाक टिकट को लेकर सियासत छिड़ गई है। बताया जा रहा है कि मोदी सरकार इंदिरा गांधी और राजीव गांधी को फोटो वाले डाक टिकट अब जारी नहीं करेगी। डाक टिकटों की नई सीरीज जारी करने जा रही है। इसमें कौन लोग हैं, जरा ध्यान से सुनिए। इसमें दीनदयाल उपाध्याय, जयप्रकाश नारायण, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और राम मनोहर लोहिया के नाम शामिल हैं और कांग्रेस से जुड़े दोनों हस्ती के नाम हटा दिए गए हैं। इस पर कांग्रेस बरस पड़ी है। क्या डाक टिकट से हटेगी इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की तस्वीरें? क्या कांग्रेस के हस्तियों की तस्वीरें हटा देगी मोदी सरकार? इस सवाल पर देश का सियासी मिजाज गर्म है। खबर है कि डाक टिकट में मोदी सरकार बड़ा फेरबदल करने वाली है। एक अंग्रेजी अखबार के हवाले से खबर है कि जुलाई 2015 के बाद से 5 रुपए के मूल्य वाले डाक टिकट की छपाई बंद है। इस पर इंदिरा और राजीव गांधी की तस्वीरें हैं। सरकार डाक टिकटों की नई सीरीज जारी करने जा रही है। इसमें दीनदयाल उपाध्याय, जयप्रकाश नारायण, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और राम मनोहर लोहिया जैसी हस्तियों की तस्वीर वाले डाक टिकट शामिल हैं। डाक विभाग एक नई सीरीज जारी करने जा रही है। इसका शीर्षक होगा भारत के निर्माता। अखबार के मुताबिक इन जानकारियों का खुलासा एक आरटीआई से हुआ है। खुद बीजेपी इस बात की तस्दीक तो कर रही है, लेकिन राजीव गांधी और इंदिरा गांधी के सवाल पर अभी कुछ भी बोलने से बच रही है। पहले 4 या 5 चित्र ही होते थे, अब 25 राष्ट्र पुरुषों की और 25 महान जो नेता थे, विवेकानंद से लेकर राजा छत्रपति शिवाजी महाराज से लेकर और सभी नेता राम मनोहर लोहिया जी से लेकर, ये सब टिकट हम निकाल रहे हैं और निकाले हैं। यानी यही तो स्कीम है उनकी। तो ये अच्छा कर रहे हैं ना, सबका साथ सबका विकास। साल 2008 में डाक विभाग ने 9 हस्तियों पर डाक टिकटों की सीरीज लॉन्च की थी। इसमें इंदिरा और राजीव गांधी पर डाक टिकट शामिल रहे। अखबार में छपी खबरों की माने तो इन डाक टिकटों पर सरकार की कैंची चलेगी। इन अटकलों पर कांग्रेस के तल्ख तेवर नजर आ रहे हैं। कांग्रेस इल्जाम लगा रही है कि मोदी सरकार की सोच छोटी है, जो बड़े नेताओं का अपमान कर रही है। इस सरकार का ये निर्णय कि उन दोनों के नाम निकाल दिए जाएं, ये अपमानजनक है। एक ऐसी मानसिकता को प्रतिबिंबित करती है जिसका किसी प्रजातंत्र में कोई स्थान नहीं है। इससे ये साफ है कि प्रधानमंत्री और बीजेपी की सरकार बहुत छोटी सोच की सरकार है और ये इतिहास का अपमान कर रहे हैं। केवल इंदिरा जी और राजीव जी का नहीं, इंदिरा जी और राजीव गांधी जी दोनों इस देश के शहीद हैं, दोनों प्रधानमंत्री रहे। तेवरों से साफ है कि डाक टिकट पर सियासी टकराव तय है, क्योंकि इससे पहले इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के नाम पर कई प्रोग्राम पर मोदी सरकार ने अपनी कैंची चला दी है। इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार और राजीव गांधी राष्ट्रीय ज्ञान विज्ञान मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार को सरकार बंद कर चुकी है और अखबार की खबर के मुताबिक अब बारी डाक टिकट की है। विपक्ष और खासकर कांग्रेस इल्जाम लगा रही है कि सियासी गुणागणित को साध कर सरकार जेपी और लोहिया जैसी हस्तियों को शामिल कर रही है। 5 रुपए का ये डाक टिकट 2008 में इसको लाया गया था। इसको 9 लोगों के साथ, 9 हस्तियों के साथ इसको लॉन्च किया गया था। इसको मार्केट में लाया गया था, डाक विभाग इसको बेचता था। लेकिन 5 रुपए का जो डाक टिकट है, अब फिलहाल कुछ ही दिनों का मेहमान है। जब तक ये बिक रहे हैं तब तक बिकेंगे, उसके बाद इसे बंद कर दिया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज कुमार के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन, दिल्ली। इस बार भारत रत्न किसे मिलना चाहिए? शिवसेना ने तो कम से कम नाम तय कर लिया है। वो नाम है वीर सावरकर का। बाकायदा इस नाम की सिफारिश भी कर दी गई है प्रधानमंत्री को चिट्ठी भेजकर। शिवसेना ने मांग की है कि सावरकर को सर्वोच्च सम्मान मिलना चाहिए। शिवसेना के सावरकर राग पर कांग्रेस ने अब सवाल खड़े कर दिए। वीर सावरकर पर छिड़ी सियासत। शिवसेना ने लिखा पीएम को खत, भारत रत्न देने की उठाई मांग। विनायक दामोदर सावरकर या कहें वीर सावरकर, जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाई और गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। जंग आजादी के दौर में अंग्रेजी सरकार ने उन्हें अंडमान की सेलुलर जेल में कैद कर लिया और 10 साल से ज्यादा सलाखों के पीछे वो रहे। आजादी के बाद सावरकर का नाम इतिहास के ऐसे पन्ने में दर्ज हो गया
जिन पर सियासत का लंबा दौर चला। उन पर देश की सियासी जमात कई खेमों में बटी नजर आई और एक बार फिर सुर्खियों में छाया है वीर सावरकर का नाम। मोदी सरकार में सहयोगी शिवसेना ने वीर सावरकर को सर्वोच्च सम्मान देने की अपील की है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने ये चिट्ठी प्रधानमंत्री को भेजी है, जिसमें सावरकर को भारत रत्न देने की मांग की गई है। संजय राउत ने दलील दी है कि पिछली कांग्रेसी सरकार ने देश के सपूत को सम्मान देने में देरी की है। ऐसे में बीजेपी सरकार के पास उन्हें भारत रत्न देकर गलती को दुरुस्त करने का भी मौका है। देखिए, वीर सावरकर जी एक असाधारण क्रांतिकारक थे। देश में जो क्रांतिकारी हो गए स्वतंत्रता संग्राम में, उसको शिरोमणि थे, वो उसके शिरोमणि थे। 50 साल का कारावास सुने, 2 जलमठे ब्रिटिश सरकार ने उनको दी और अंडमान में भेज दिया। फिर भी उनका हौसला नहीं टूटा। 12 साल तक रहे अंडमान के सेलुलर जेल में। उनके साथ बहुत से ज्ञात अज्ञात क्रांतिकारी भी वहां थे, लेकिन सावरकर जी थे। वीर सावरकर उन्हें कहा जाता है। ब्रिटिश पूरे सरकार को उनसे डर लगता था। ऐसे वीर सावरकर जी का सम्मान, उचित सम्मान जो होना चाहिए था, वो पहले वाली सरकार ने नहीं किया, क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी हिंदू राष्ट्र की थी। तो मैं मानता हूं अब सरकार हमारी है। वीर सावरकर जी का उचित सम्मान देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से होना चाहिए। शिवसेना ने न सिर्फ उन्हें भारत रत्न से नवाजे जाने की वकालत की है, बल्कि ये सम्मान समारोह उसी अंडमान जेल में करने की सलाह दी है, जहां वीर सावरकर बंद थे। शिवसेना के सावरकर राग से सियासी गलियारों में तल्खी तेज हो गई है। इस मामले में सबसे ज्यादा मुखर कांग्रेस है। उसका मानना है कि सावरकर को क्रांतिकारी कहना नामुनासिब है। उधर जेडीयू एक कदम आगे बढ़ते हुए शहीद आजम भगत सिंह को भारत रत्न देने की वकालत कर रही है। नहीं, मैं उनकी भावनाओं का कोई निरादर नहीं करता, लेकिन सरदार भगत सिंह को भी भारत रत्न दिया जाना चाहिए। मैं कहूंगा भारत रत्न देश का सबसे बड़ी इज्जत है। सावरकर जी माफी मांग कर आए थे। अंग्रेज की हुकूमत में उन्होंने अंग्रेजों से माफी मांगकर जेल से बाहर निकले थे। क्या भारत रत्न के लिए यही क्वालिफिकेशन है? क्या भारत रत्न उस आदमी को दिया जाएगा जो देश की लड़ाई में अंग्रेजों से माफी मांग कर आया है? मैं इसका विरोध करता हूं और कोई सवाल नहीं उठता कि उनको भारत रत्न दिया जाए। सावरकर पर सियासी लड़ाई कोई नई बात नहीं। पहले विपक्ष में रहते हुए बीजेपी उनके नाम पर कांग्रेस से आमना सामना करती आई है और अब सत्ता में काबिज होने के बाद उसके सहयोगी सावरकर राग अलाप रहे हैं। कुल मिलाकर गेंद अब मोदी सरकार के पाले में है। क्या सरकार इस मांग को मानेगी या फिर सावरकर से जुड़ी ये मांग एक और बहस में तब्दील होकर रह जाएगी? टीम न्यूज नेशन। क्या सरकार स्कूल के कोर्स में बदलाव का रोड मैप तैयार कर रही है? ये सवाल केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा के बयान के बाद उठने लगा है। उन्होंने कोर्स में गीता रामायण को अनिवार्य किए जाने की वकालत की है। आगे वो कह रहे हैं कि अगर आलोचना होती है इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सियासत से लेकर अब धार्मिक संगठन भी उनकी इस बात पर सवाल खड़े कर रहे हैं। देश में सत्ता की सूरत बदली तो सियासी रंग और ढंग में भी तब्दीली आने लगी। बदलाव अब स्कूलों के सिलेबस में करने की भी वकालत हो रही है। देश में बहस तेज है कि क्या मोदी सरकार स्कूल के सिलेबस में मजहबी तालीम शामिल करने का मन बना रही है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा के बयान से अटकलों का दौर तेज है। बतौर पर्यटन और संस्कृति मंत्री महेश शर्मा ने स्कूलों में गीता और रामायण का पाठ पढ़ाए जाने की वकालत की है। उन्होंने बाइबल और कुरान को शामिल करने की सलाह भी दी है। उनका तर्क है कि ये भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर है, लिहाजा इनकी पढ़ाई अनिवार्य होनी चाहिए। हम कहते हैं गीता भी और कुरान भी और बाइबल भी, सिर्फ ही नहीं, गीता ही नहीं। हमने कभी नहीं कहा कि सिर्फ गीता ही पढ़े या रामायण ही पढ़े। कुरान बाइबल में भी अगर कुछ अच्छी बातें हैं तो उनको हम बच्चों को बताएं, बच्चों को पढ़ाएं। न सिर्फ गीता रामायण
बल्कि कुरान और बाइबल जैसे धार्मिक ग्रंथों को कोर्स में शामिल करने का खाका पेश करने के साथ ही केंद्रीय मंत्री इसके लिए देश की शिक्षा मंत्री स्मृति ईरानी से भी सलाह मशवरा करने का मन बना चुके हैं। भारत की संस्कृति को कैसे अक्षुण्ण रखना है, उसको बनाए रखना है, उसके विचार देकर मैं अपनी क्षमताएं जानता हूं, लिमिटेशंस जानता हूं, मैं उसको आदरणीय जो हमारी शिक्षा मंत्री एचआरडी मंत्री उनको सुझाव दूंगा कि भाई गीता, रामायण और इन धर्म ग्रंथों का इनको बच्चों को पढ़ाया जाए। आखिरकार गीता क्या है? भगवान श्री कृष्ण का दिया गया उपदेश अर्जुन को युद्ध काल में, और इसकी पूरे विश्व में स्वीकारता है। स्कूली शिक्षा में बदलाव की राह इतनी आसान नहीं है। मंत्री का बयान सामने आते ही विपक्ष ने अटैक कर दिया है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार भगवाकरण के एजेंडे को थोप रही है। देखिए, पोलराइजेशन की कोशिश है, उससे वो इनकार भी नहीं करते, सामने दिखता है, आप भी नहीं इनकार कर सकते। वो क्या ला रहे हैं पाठ्यक्रम में, क्या नहीं ला रहे हैं, कह रहे हैं लाएं, उचित समय पर हम उचित प्रक्रिया व्यक्त करेंगे। लेकिन इतना जरूर कहना चाहते हैं, देश सबका है, सब धर्मों, सब मजहब को लेकर चलने में ही देश का कल्याण है, देश का भला। मोदी सरकार के मंत्री के बयान पर सियासी बयानबाजी तेज है। आरोप लगाए जा रहे हैं कि स्कूलों में सरकार बैकडोर से अपना एजेंडा थोपने का दाव चल रही है। इस पर सरकार की दलील है कि सांस्कृतिक विरासत को हर जुबान तक पहुंचाने की कोशिश हो रही है और ये हिंदुत्व या भगवाकरण की राह नहीं है। इन सब के बीच सवाल ये है कि क्या कोर्स में बदलाव से स्कूलों की सूरत बदल जाएगी? मोदी सरकार शिक्षा में सुधार की लगातार बात कर रही है। अब सुधार में नए पाठ्यक्रमों में महाभारत और रामायण को शामिल करने की बात सामने आई है, जिसने एक नई बहस की शुरुआत कर दी है। वीडियो जर्नलिस्ट आरिफ खान के साथ मोहित दुबे, न्यूज नेशन, दिल्ली। तो गीता, महाभारत और रामायण पढ़ाने से क्या बच्चों में अच्छे संस्कार आ पाएंगे, नैतिक शिक्षा को बढ़ावा मिल पाएगा? कम से कम धर्मगुरुओं की राय इस पर एक जैसी नहीं है। आप गल्फ में पढ़ाइएगा रामायण महाभारत, ब्रिटिश में आप पढ़ाइएगा, अपने हिंदुस्तान में भी जो राष्ट्रीय ग्रंथ है आप उसको पढ़ाने का रखिए, जिसकी इच्छा हो पढ़े, जिसकी इच्छा हो ना पढ़े। लेकिन ये कि कोर्स का जो है हिस्सा बना के एक समुदाय विशेष से जो है पहचान रखने वाली चीज है। आप कुछ भी कहें कि ये जो है धार्मिक ग्रंथ नहीं है, लेकिन आज तक इनको धार्मिक ग्रंथ माना गया है। तो ये सारी चीजें इख्तियारी होती हैं। हमारा मन चाहता है तो हम करें, नहीं चाहता है तो ना करें। सिलेबस में उसको दाखिल करना, इसके लिए मुसलमान कभी भी तैयार नहीं होगा। ये अच्छी बात नहीं है। और ऐसा नहीं कि इस तरह के मुद्दों में पहली बार सियासत हो रही है। मुद्दों की एक लंबी फेहरिस्त है। कभी सुषमा स्वराज ने का यह कहना कि गीता को देश का ग्रंथ बना देना चाहिए, यह भी विवाद का वजह बना। चाहे नाम बदलने का जिक्र हो या फिर बयानबाजी, देश की सियासत में आए दिन इन मामलों में जंग छिड़ती रहती है। केंद्र सरकार के डाक टिकट पर एक फैसले को लेकर नया विवाद शुरू हो गया है। कहा यह जा रहा है कि सरकार 15 से 20 हस्तियों के नए डाक टिकट जारी करने का प्लान बना रही है। खबर यह भी है कि इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की तस्वीर वाले डाक टिकट अब और नहीं छापे जाएंगे। सरकार इस पर खुलकर बोलने को तैयार नहीं है, जबकि कांग्रेस के नेता सरकार के इस कदम को बदले की राजनीति करार दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की नीति हमेशा से विकास की नहीं बल्कि विनाश की रही। वो इतिहास से वो हर्फ मिटा देना चाहती है, वो सारी निशानियां खत्म कर देना चाहती है जिन्होंने इस देश के लिए कुर्बानी दी, देश की आजादी के लिए लड़े या देश के निर्माण में जिनकी सराहनीय भूमिका रही है। इससे पहले भी कई ऐसे ही फैसले विवादों में रहे हैं। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी में भी बदलाव को लेकर मोदी सरकार योजना बना रही है। संग्रहालय में वीर सावरकर, दीनदयाल उपाध्याय और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसी हस्तियों की जीवनी को भी अब जगह मिल सकती है। केंद्र सरकार न केवल नेहरू स्मारक बल्कि संस्कृति मंत्रालय के अधीन आने वाले सभी 39 सांस्कृतिक संस्थानों में बदलाव की योजना बना रही है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने केंद्र से भगवत गीता को राष्ट्रीय धार्मिक ग्रंथ बनाने की सिफारिश की थी। वीएचपी ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की थी कि वो पवित्र ग्रंथ गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित कर दें। सारे तर्क खत्म हो जाएंगे, सारे संशय और सारे संदेह समाप्त हो जाएंगे और जीवन जीने का राह मिल जाएगा। और इसीलिए मैंने संसद में खड़े होकर कहा था कि श्रीमद् भगवद गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किया जाना चाहिए।
सरकार ने योग दिवस को भी पूरे तामझाम के साथ मनाया। राजपथ चंद घंटों के लिए योग पथ की शक्ल में नजर आया, लेकिन योग को लेकर सरकार के अभियान पर काफी विवाद भी हुआ था। सरकार को कहना पड़ा था कि मंत्रोच्चार वाले योग करने की कोई बाध्यता नहीं है। सूर्य नमस्कार पर देश का सियासी पारा परवान पर चढ़ा। बीजेपी शासित मध्य प्रदेश में स्कूलों में सूर्य नमस्कार को जरूरी करार दिए जाने पर खूब हंगामा हुआ। बीजेपी के विरोधियों ने इसे भगवाकरण की सियासत बताया। मुंबई में मीट बैन पर सियासी तकरार तेज हो गई। विवाद इतना बढ़ा कि प्रदेश की सरकार की सहयोगी शिवसेना भी सरकार के खिलाफ खड़ी हो गई। मामला अदालत तक पहुंचा। जैन समाज के पर्व पर मीट बैन किए जाने के खिलाफ कई दलों ने प्रदर्शन किया। ऐसे विवादों की फहरिस्त छोटी नहीं है जब सरकार पर भगवाकरण के एजेंडे को आगे बढ़ाने का आरोप लग रहा हो। सरकार पर विरोधी पार्टियों के नायकों की छवि धूमिल करने का या उन्हें नजरअंदाज करने का भी आरोप लग रहा है। टीम न्यूज नेशन। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि सरकार का सबसे बड़ा धर्म है इंडिया फर्स्ट। सरकार का एक ही धार्मिक ग्रंथ है संविधान और सरकार की एक ही सोच और एक ही लक्ष्य है सबका साथ सबका विकास। तो ये विवादित मुद्दे वहां कहां जगह पाते हैं? बहरहाल